बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आज के शो में भी हम ज़रा क्रिकेट पे फोकस करेंगे क्योंकि क्रिकेट के काफ़ी मामला चल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कल तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाना है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। और उससे पहले जो एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो चल रहा है इस वक्त, जिस पर भी फैसला आना बाकी है, वो है पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद साहब का। उन्होंने दूसरे वनडे के दौरान कुछ कमेंट्स पास किए थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर के बारे में, जो बाद में काफ़ी उसको सीरियसली लिया गया। लेकिन आज जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं फाफ डु प्लेसी, उन्होंने कहा है कि जी मतलब हमने सुना क्या सरफराज ने कहा, लेकिन क्योंकि सरफराज ने माफ़ी मांगी है ट्विटर पर आकर अपने ऑफिशियल अकाउंट से और वो रिग्रेट करते हैं, तो हमने भी उनको माफ़ कर दिया। बाकी अभी आईसीसी के हाथ में है कि आईसीसी इसको किस तरह से जो है डील करता है। आईसीसी ने भी कंफर्म कर दिया कि उन्होंने मैच रेफरी ने उनको इस इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट दी है। अब वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या फ़ैसला आता है, ये हो सकता है कि आज रात तक आ जाए या फिर कल जो है हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त करंटली जो पोजीशन है वो ये है कि सरफराज अहमद तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। थोड़ी सी हॉकी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि हॉकी में भी आज एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जो सस्पेंशन के ऑर्डर्स आए थे, आज पता ये चला है कि जी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर है ब्रिगेडियर सज्जाद खालिद खोखर साहब, उन्होंने शहबाज अहमद का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो टेक्निकली शहबाज अहमद फिर से रीइंस्टेट इस वक्त, बल्कि रीइंस्टेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शहबाज अहमद इस वक्त जो है सेक्रेटरी फिर से हो गए पीएचएफ के। तो हॉकी पे भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, इन पे और बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और एक जो मसला बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वो है कि आपको याद होगा कि PSL 2 जब हुआ था तो उसमें कुछ प्लेयर्स पे बैन लगा था स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। उसमें एक पाकिस्तान के ओपनर शर्जील खान थे। आज थोड़ा सा कुछ पेशरफ्त हुई उनके केस में, तो आज हम उनसे पूछेंगे उनके लॉयर से कि क्या पेशरफ्त हुई। उनके लॉयर हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है। और हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर जाना पहचाना नाम, जाने पहचानी शक्ल, नाम ले रही काफ़ी है, यही हुसैनी मौजूद हमारे साथ। यही थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। इससे पहले कि मैं शहगान साहब की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा सरफराज पे ज़रा क्या अपडेट है, मतलब एक्सपेक्टेड है, कब तक ये फैसला आएगा आईसीसी की तरफ से? आईसीसी ने जिस तरह आपने खुद ही खुलासा किया कि उनके मैच रेफरी रंजन मधुगाले ने जो है उनको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर दी है। और जब पाकिस्तान की टीम डरबन से रवाना हुई थी सेंचुरियन के लिए, ये कल की बात है, डरबन में ही सरफराज अहमद की जो है रंजन मधुगाले से होटल में मुलाकात हुई थी और बाकायदा इस हवाले से बात हुई थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज उसको कंफर्म किया है, क्योंकि आप काफ़ी बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों को कवर कर चुके हैं। ये जो सारा केस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसको कानूनी पहलुओं से देख रही है और कानूनी मशावरत के बाद वो कोई डिसीजन करेंगे। वरना तो जो एक SOP बना हुआ है उस पर टिक करना है और जो उसके लुब्बे लुबाब बनेगा सरफराज को सज़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद हो कि हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स का जो वाक़या हुआ था, उस पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रुजू कर लिया था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी जो मैचों की पाबंदी थी वो फाइन के अंदर कन्वर्ट करनी पड़ी थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छा डिसिप्लिन करियर रहा है सरफराज का, तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर ये फैसला करना है और फौरी वो फैसला नहीं कर रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को कहा है कि ना आप सोशल मीडिया पर, ना सरफराज के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कोई कॉमेंट पास नहीं करना है। बड़ी कैटेगोरिकली उनको बताया गया। आज थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ है, सरफराज अहमद वहाँ पर फुल फ्लैश टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और एक कप्तान की हैसियत से कर रहे थे। और वो तमाम खबरें दम तोड़ गई हैं, हफीज़ या शुएब मलिक कौन कप्तान होंगे, क्योंकि कल सरफराज अहमद ही टीम को लीड कर रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुद ही आए थे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है उनकी फाफ डु प्लेसी के साथ हल्की फुल्की बात हुई है। और फाफ डु प्लेसी जो जिस तरह आपने कहा है, लेकिन असल मसला यह है कि अगर जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी इस चीज़ को इतना थोड़ा सा क्लोजली देखते तो हो सकता था कि वो एक कदम आगे बढ़ाते और एक फ़ोटो सेशन करवा देते उस खिलाड़ी के साथ जिसका सरफराज के साथ मसला हुआ था। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उसका यही है जो फाफ डु प्लेसी ने जो आज बात की मीडिया से, एक जुमला जो उसने कहा है कि मतलब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें उसने कहा है कि सरफराज ने रिग्रेट तो किया है और अच्छी चीज़ें को रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो हम कारपेट के नीचे स्वीप नहीं कर सकते। तो दे एक्सपेक्टिंग कि आईसीसी जो भी है वो इसके ऊपर फैसला करेगा। आपको अगर याद हो 2003 वर्ल्ड कप में आप जनूबी अफ्रीका में मौजूद थे और वहाँ राशिद लतीफ़ और एडम गिलक्रिस्ट का एक सीन हुआ था। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत सारे पहलुओं के बाद जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। उसकी वजह ये थी कि उसमें ऑडियो ने वो क्लियर पिक नहीं कर पाया, जो राशिद ने कहा था वो क्लियर पिक नहीं कर पाया ऑडियो। तो जब क्लाइव लॉयड ने हियरिंग की तो उसने यही बेनिफिट ऑफ डाउट राशिद को दिया। उसने कहा कि क्योंकि ऑडियो क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं
ये केस ख़त्म कर और शायद मेरा ख्याल है वो चीज़ भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जहन में होगी, क्योंकि राशिद लतीफ़ ने उल्टा कह दिया था कि मैं अब इनको सू करूंगा और मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड कप में कैसे मैच खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो रहे शहरियार खान साहब, वो उस टीम के मैनेजर थे, और उसके बाद ये कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखने का बुनियादी मकसद ही यही है कि कोई हिच ना रह जाए इसमें। असल में इसमें थोड़ा सा मुझे लग ये रहा है कि वो कानूनी पहलू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आईसीसी सरफराज का ये जो इंसिडेंट है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि सबको ही पता है कि सरफराज नहीं कहा, उन्होंने एडमिट भी कर लिया और क्लियरली सबने सुना क्या कहा उन्होंने, लेकिन अब उसको आईसीसी क्या अंडर एंटी रेसिज्म अपनी पॉलिसी के तहत उसको डील करता है या प्लेयर्स कंडक्ट के तहत डील करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस क्लॉज के तहत उसको डील करते हैं। राशिद के हवाले से एक बात मैं बता दूं, कल फैज़ान लखानी हमारे साथ थे और कल हम जब बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ के हवाले से, तो मैंने जिक्र किया था 2003 का, जब वो बांग्लादेश के खिलाफ और 5 कैच का एक सिलसिला हुआ था और उसके बाद उन्हें 5 मैच का बैन लगा था थोड़ा सा आलोक कपाली का। तो उसमें आज मेरे पास मैसेज आया कंसर्न पर्सन का, तो उन्होंने कहा भाई मैं फैज़ान करा था कि इमीडिएटली फिर मैं बाहर हो गया था, मैं इमीडिएटली तो बाहर नहीं हुआ, तो यू राइट, क्योंकि उसके बाद राशिद पे 5 मैच का बैन लगा, लेकिन फिर वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नेक्स्ट सीरीज़ में वो वनडे सीरीज़ में सेलेक्ट भी हुए, कीपिंग भी की, लेकिन ड्यूरिंग दैट सीरीज़ आई थिंक 4th मैच में या 3rd मैच में उन्होंने खुद ही फिर फैसला कर लिया कि वो आगे खेलना नहीं चाहते और फिर वो पिंडी से वापस कराची चले गए थे और उसके बाद फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री के इंतज़ाम ही फिर कप्तान रहे, और पहले मुइन थे कीपर, उसके बाद फिर कामरान अकमल आ गया, फिर कामरान अकमल भी काफ़ी साल कीपिंग करते रहे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में शहगान साहब मौजूद हैं जो कि शर्जील खान के वकील हैं। और शहगान साहब, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक, कैसी तबीयत आपकी, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह अल्लाह करम। ये केस आपका शर्जील वाला काफ़ी मतलब लंबा मतलब जो है चला गया है, लेकिन आप आज आपको इनवाइट करने का मकसद ये था कि मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाह रहा था, जस्ट ए फ्यू थिंग्स टू कंफर्म दिस, कि आप लोगों ने मुलाकात की थी पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब से कुछ महीने पहले, तो उसमें क्या बेसिकली व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग? देखिए, मुलाकात जो शर्जील ने की थी चेयरमैन पीसीबी के साथ, उसका मकसद यही था कि शर्जील की इंटरनेशनल क्रिकेट और पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी का जो तरीक़ेकार है उस पे तबादला ख्याल किया जाए या उस पे उसको डिस्कस किया जाए और देखा जाए कि उसको स्मूथ बनाया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली एक मैं ऐड कर देता हूँ कि एक रिटन एप्लीकेशन हमने जो पीसीबी का एंटी करप्शन कोड है उसके आर्टिकल 6.8 के तहत हमने दी है। ओके। और जिसमें पीसीबी के चेयरमैन को इख्तियार है कि वो बोर्ड के अप्रूवल के साथ किसी भी प्लेयर का जो बैन का पीरियड से गुजर रहा हो उसका डोमेस्टिक क्रिकेट फौरी तौर पे खोल सकता है। ओके, ओके। जैसे मोहम्मद आमिर के केस में हुआ था कि जो चेयरमैन थे उन्होंने मोहम्मद आमिर को बैन एक्सपायर, जो उनका बैन एक्सपायर हुआ उससे पहले उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में अलाउ कर दिया था खेलने के लिए। जी 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 बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। लेकिन अपना शहगान साहब, आमिर के केस में सिलसिला ये था कि आपका जो है आमिर ने क्योंकि एडमिट किया था, शुरू में ही उन्होंने एडमिट कर लिया था कि हाँ मुझसे हुई स्पॉट फिक्सिंग, तो शर्जील ने ये जो एप्लीकेशन दी है, क्या शर्जील ने मतलब इसमें एडमिट किया है कि यस ही वाज रॉन्ग और इस वजह से जो है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं? देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कहनी ज़रूरी है, वो ये है कि हमने सलमान बट का भी देख लिया, मोहम्मद आसिफ का भी देख लिया, बाकी प्लेयर्स का भी देख लिया। पीसीबी के कोड के तहत एक प्लेयर की वापसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो इनके रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरे। ठीक है। तो अब जाहिर है जिस तरह शर्जील का आपने देखा है कि दो साल से ज़्यादा का पीरियड गुजर चुका है और तकरीबन 5 से 6 माह का पीरियड रह गया है। अगस्त की आई थिंक गालिबन अगस्त की 10 को या 20 को इनका बैन खत्म होगा ऑफिशियली। अगस्त है या शायद जुलाई है? अगस्त है, मेरा अगस्त ख्याल है शायद जुलाई बनेगा। अगस्त, जी जी, अगस्त। ठीक 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 ठीक। तो उसके मुताबिक है। अच्छा, एको बहुत ज्यादा आ रहा है आवाज का, मेरी आवाज जो नहीं आपकी क्लियर आ रही है, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है, आप प्लीज मैं चेक करा लेता हूँ, लेकिन आप यू कैन कंटिन्यू, आपकी आवाज क्लियर आ रही है शहगान साहब। जी, तो इसमें ये चीज़ तो ज़रूरी है कि कोड की शर्जील ने ज़रूर, हमने एप्लीकेशन में ये लिखा है कि जो भी
क्रिकेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं ठीक है, वो शर्जील फुलफिल करने को तैयार है। ठीक है, और अगर उसमें यह है कि इन फैसलों को तस्लीम किया जाए तो जाहिर है इस वक्त मकसद तो यही है कि जो शर्जील की वापसी है क्रिकेट में उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन में मैं यही पूछ रहा हूँ शहजाद साहब कि कहीं पर ये शर्जील ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की है? जी, मैं यही कहूँगा कि मिस्टेक एक्सेप्ट की है, यानी इस तरह की है कि फैसलों को तस्लीम करते हुए कहा है कि आर्टिकल 6.8 के तहत ठीक है, शर्जील का डोमेस्टिक क्रिकेट खोला जाए ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को यकीनी बनाया जाए। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कब दिया आप लोगों ने शहजाद साहब? इसको जब मुलाकात हुई थी उससे कोई 1 हफ्ते के बाद दी थी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसको एक माह का अरसा गुजर गया होगा। ठीक है। तो अब तक कोई रिएक्शन आया है कोई, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? अब ये बोर्ड के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, टेलीफोनिक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखें कंक्लूसिव उसमें भी जाहिर डिसाइड होनी चीजें रहती हैं। कोई इंडिकेशन दिया है बोर्ड ने कि दे माइट एक्सेप्ट दिस एप्लीकेशन? जी, हम तो पूरी उम्मीद है। अब बोर्ड अभी उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज है ये चेयरमैन का इंडिविजुअल इख्तियार नहीं है। ये जो अल्फाज हैं उसमें ये है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अप्रूवल के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक तो जाहिर है ये एप्लीकेशन चेयरमैन जो है वो बोर्ड के सामने रख के अप्रूवल के लिए उसके बाद ये चीज हो सकती है। ठीक ठीक। यह जो शर्जील वाला केस है, ये ऑब्वियसली बात आपको पता है और भी प्लेयर्स को भी, लेकिन शर्जील का ये जो केस है जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है, आपको क्या लगता है, क्या मतलब शर्जील को अलाउ हो जाएगा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दे बिफोर हिज बैन ऑफिशियली एंड्स? कबल वक्त होगा वहीद खान साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत शुरू में ही शर्जील खान से कहा था कि आप इन तमाम चार्जेस को एक्सेप्ट कर लें। और जो 5 साल की पाबंदी है जिसमें 2.5 साल सस्पेंशन है, और वो सस्पेंशन उसी वक्त ख़त्म होगी, ये तो कानूनी मुशीर मौजूद है शेखान एजाज साहब, वो उसी वक्त ख़त्म होगी जब शर्जील जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी तलाफ़ी करेंगे। और जिस तरह आप बता रहे हैं शेखान एजाज साहब कि इन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है, तो अब देखना यह है कि देर की है थोड़ी सी शर्जील ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ जो है वो नरमी का बर्ताव करता है। 2019 के फर्स्ट क्लास सीज़न में उनको बहाल करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यूबीएल तो उनको फारिग कर चुका है और यूबीएल की तो टीम भी बंद हो गई है। तो बहरहाल शर्जील बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनको कहीं से भी खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल शर्जील के लिए ये सारी चीज़ें इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी। अगर आपको याद हो कि एक हैदराबाद में वो क्लब क्रिकेट का मैच खेले थे और वहाँ पर खासा वावेला हो गया था। तो शर्जील पे से बैन लिफ्ट होते ही उनको खिलाना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन यही आमिर के केस में अगर हम देखते हैं, आमिर का केस जो मुझे याद पड़ता है कि आमिर का भी जिस साल उनका मतलब बैन एक्सपायर होना था, तो उससे कई तकरीबन 6 महीने पहले उनको ग्रेड 2 अलाउ कर दिया गया था। वो ग्रेड 2 खेले, उसके बाद फिर वो आके उन्होंने फर्स्ट क्लास भी खेला और बाकी टूर्नामेंट्स भी खेले। तो शर्जील भी गालिबन आई थिंक ग्रेड 2 जो डिपार्टमेंट्स का उसको टारगेट कर रहा है, जो कि मार्च अप्रैल में होना है। ग्रेड 2 बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मार्च अप्रैल में टूर्नामेंट होना है, लेकिन अगर जिस तरह आपने बताया कि इनकी जुलाई अगस्त में ये पाबंदी जो है वो ख़त्म हो रही है, अगस्त की 10 या 20 को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये चीज़ की है कि आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाए और जो आप ग्रेड 2 क्रिकेट की बात करें डिपार्टमेंट की, वहाँ पर इनको खेलने का मौका मिल जाए। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि शर्जील को इतनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो थम्स अप करेगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की गहमा गहमी है, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वर्ल्ड कप के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से तो एफर्ट किया है, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स टू लेट। शगल साहब एक बात मुझे बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शर्जील पे 5 साल का बेसिकली बैन लगा था, लेकिन उसमें से 2.5 साल सस्पेंडेड थे। और उसमें चीज़ क्लियरली जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल था जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने ये चीज़ बड़ी वाज़ेह की थी कि ये जो 2.5 साल सस्पेंडेड सेंटेंस है, दिस इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि शर्जील कोई और मतलब गलती ना करे, और जो चीज़ें उन्होंने करनी है एंटी करप्शन कोर्ट के तहत रीहैब का जो प्रोग्राम है उसको पूरा वो करे, और प्लस एक्सेप्ट करे कि हाँ जी उनसे गलती हुई। तो ये दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो 2.5 साल का सस्पेंडेड सेंटेंस है, ये मतलब इस पर नज़र होगी बोर्ड की। नहीं, एक चीज़ ये नहीं, इस तरह नहीं था। ये जो 2.5 साल का सस्पेंडेड पीरियड है, ये ऐसे नहीं है कि कोई और गलती करे और बाकी सारी चीज़ें करे, इस तरह नहीं था। ठीक है। वो ये था कि ये 2.5 साल का पीरियड सिर्फ तब इन्फोर्स होगा जब इसी नौयत की
यानी स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की नौयत की ठीक है। किसी और एक्टिविटी में शर्जील इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी किसी ब्रीच का यहाँ पे कोई इतलाक नहीं, ओके ओके, बाकी किसी चीज का भी नहीं है। वो इसी नौयत की कोई ब्रीच अगर फिर होगी तो वो पीरियड तब इन्फोर्स होगा। ठीक। ये चीज बड़ी वाज़ेह है उसमें, ये चीज बड़ी वाज़ेह है। लेकिन उसमें यह है कि मतलब उनको जो जो कहा जाए उनको वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। नहीं, ये उस फैसले के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो एंटी करप्शन कोड है जी उसकी जो 6.7 है जी, उसमें ये बात वाज़ेह है कि कोई भी प्लेयर बैन का पीरियड खत्म होने के बाद वापसी से, उसकी वापसी के लिए ज़रूरी है कि वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से पहले गुजरे और फिर उसके बाद ही उसकी वापसी हो सकती है। ठीक है। शहर साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, तो फिर थोड़ा सा आपसे बात करके फिर इसको वाइंड अप करेंगे, बट आई जॉइन यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और हम बात कर रहे थे शर्जील खान के वकील शगान एजाज साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, और स्टूडियो में हमारे साथ यही हुसैन है। शगान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। शर्जील में बेसिकली ये जो बैन लगा था 5 साल का, हाफ ऑफ इट सस्पेंडेड, इस पर इन पर कोई 5 जो है ब्रीचेस लगाई थी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने, और उसमें एक जो थी फेलिंग टू डिस्क्लोज करप्ट अप्रोचेस, और फिर एक था इंश्योरिंग बेटिंग द अक्योरेंस ऑफ एन इंसिडेंट इन अ मैच वगैरह वगैरह, वो चीज़ें थी। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोग इसमें जिनके नाम लिए गए थे इस पूरे इशू में, कोई बुकी थे यूसुफ साहब, फिर नासिर जमशेद का नाम आया, ये अब बकायदा वहाँ पर यूके जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने बकायदा इनके खिलाफ अब चार्जेस फाइल किए हैं, और इनका अब वहाँ पर केस चल रहा है, कोर्ट में अपीयरेंस भी हुई है इनके ऊपर। तो ये थोड़ा सा जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुई है उससे कोई यहाँ पर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा शर्जील केस पे? आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको आ रही है मेरी आवाज़ अब? जी जी, अब आ रही है। ओके, मैं कह रहा था कि शर्जील पे तकरीबन ये 5 क्लॉजेस के ब्रीच का वो लगाया था, जो इन पे 5 साल का बैन लगा था, ऑफ ऑफ इट सस्पेंडेड। लेकिन अभी जो इंटरेस्टिंग जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि जिन जो कैरेक्टर्स थे सारे मतलब स्कैंडल में, जैसे वो जो सो कॉल्ड बुकी थे यूसुफ अनवर, फिर नासिर जमशेद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनका नाम था। अब नासिर पे, यूसुफ पे और एक और साहब पे जो है बकायदा यूके क्राइम एजेंसी ने चार्जेस अब डाल दिए हैं फॉर गैमलिंग और फ्रॉड वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो उनका केस अब बकायदा वहाँ चल रहा है क्राउन कोर्ट में। तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा शर्जील के केस पे, या जो आपने एप्लीकेशन दी है? देखिए, इस पे पढ़ना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रोसीडिंग्स वहाँ पे चल रही हैं, एक तो शर्जील वहाँ पे पार्टी नहीं है, ठीक है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि शर्जील का जो ट्रायल है, ये तो नहीं है कि वो उन प्रोसीडिंग्स की वजह से यहाँ रुका हुआ था। ओके ओके, या ये कहा गया था कि पहले वो प्रोसीडिंग चल जाए और फिर फैसला हो। ठीक, यहाँ तो प्रोसीडिंग्स जो है वो मुकम्मल हो गई। ओके, तो वैसे तो कोई चीज आए, लेकिन अगर कोई चीज किसी के खिलाफ आए भी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक, क्योंकि एक प्रोसीडिंग्स हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं। राइट राइट राइट। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करता जाऊं, जो शर्जील के जो शर्जील का मैच खेलने का हवाला दिया गया था, वो जो शर्जील का मैच था वो कोई क्लब का या कोई ऑफिशियल मैच नहीं था। ओके, वो तो कोई एक एग्जीबिशन मैच था जो कि बिल्कुल ही पीसीबी से रेगुलेटेड नहीं था। ठीक है, ठीक है। लेकिन उस पर पीसीबी ने मेरा ख्याल मतलब कहा था उनको कि आप ना खेलें? नहीं, पीसीबी ने कहा था कि आप खेले हैं, उसका जवाब हमने दिया था, ठीक, और उसके बाद पीसीबी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। ओके ओके, राइट राइट राइट, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि पीसीबी की सेटिस्फेक्शन, हमने पीसीबी को सेटिस्फाई कर दिया था कि वो एक अनऑफिशियल एक एग्जीबिशन मैच था जो दोस्त आपस में खेल रहे थे। ठीक है, ठीक है। शगान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि यही चीज़ मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाह रहा था आपसे डायरेक्टली। शर्जील से मेरी तो ही वेरी राइटली सेट कि आप मेरे लॉयर से पूछ लें क्या पोजीशन है। सो लेट्स होप कि आपके एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्द उस पर पीसीबी कोई फ़ैसला सुनाए। इंशाल्लाह आपसे आगे भी बातचीत हम करते रहेंगे, क्योंकि शर्जील का केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, और देखना है कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। या जो बेसिकली जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि शर्जील इज़ कीन टू कम बैक एंड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन गिव अप कर दिया उन्होंने। हाँ,
गिव अप कर दिया? हाँ, मतलब उन्होंने कहा मतलब अगर वापस आना है तो फिर अगर कुछ ये करना पहले कर पड़ेगा। देते तो उनको तो बहुत पहले ये ऑफर की गई थी, और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है थोड़ा देर कर गए वो। थोड़ा सा देर कर गया, लेकिन ही शुड, क्योंकि मेरी बात हुई तो यही कह रहे थे कि ट्रेनिंग वेनिंग करना, फिट होना, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, तो वो आफ्टर अगस्त ही फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें वो नजर क्योंकि मुझे आएंगे। कुछ दिन पहले हैदराबाद में ही एक ऑफिशियल से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि नेचुरल टैलेंटेड हाँ, प्लेयर उसमें तो कोई है, शक लेकिन उनका कहना ये था कि इतना आसान नहीं होगा शर्जील के लिए वापसी, क्योंकि अगर आप सलमान बट की बात करते हैं, ठीक है अभी उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा, आमिर की आप बात करते हैं, आमिर की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, लेकिन सलमान बट ने अपने आप को रखा था फिटनेस के हवाले से, उस चीज़ में आसिफ लैग कर रहे हैं, और शर्जील के हवाले से उनका सीरियस कंसर्न था कि शर्जील को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब यही कमिंग बैक टू मतलब क्रिकेट के जो दूसरे मामला थे उस पर अगर हम आते हैं तो ये सरफराज वाला केस तो अपनी जगह, लेकिन ये जो टूर ओवरऑल रहा है पाकिस्तान का, साउथ अफ्रीका का, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया हम हार गए, पहला वनडे हारे, जीते, फिर दूसरा वनडे हम हार गए, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि मतलब जो एक इनका जहन में प्लान है वर्ल्ड कप के हवाले से एक टीम को तैयार करने का, क्या ये उसी मतलब सिमत जा रहे हैं, सही सिमत जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऐसा है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो अब आपके सर पर है तकरीबन। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पहले मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के वो मेरा ख्याल है वाहिद कप्तान है कि जो एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक गए हैं, लेकिन जब 2011 से 2015 वर्ल्ड कप तक वो गए तो इस टीम को ये नहीं पता था कि इस टीम का नई गेंद से गेंद करने वाला बॉलर कौन होगा, इस टीम की इनिंग का आगाज़ करने वाला खिलाड़ी कौन होगा। और आपने वर्ल्ड कप में देखा, आपने सोहेल खान को आखिरी लम्हात पर टीम का हिस्सा बनाया, सोहेल खान तो कहीं खेल ही नहीं रहे थे, उसके बाद आपने सरफराज अहमद को इनिंग का आगाज़ करने के लिए मुंतखब कर लिया, नासिर जमशेद को आपने जो है जहाज़ में तो सोते हुए सिडनी के मैदान में मैच खेलने के लिए उतार दिया। इस टीम के मामलात भी कुछ ढके छुपे हैं नहीं, और अगले 3 मैच बहुत अहम डायरेक्शन साबित करेंगे। और जो आमिर को ये अभी तक खिलाने से डर रहे थे, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके दिल में भी कुछ खौफ तो है कि अगर आमिर विकेट नहीं ले सके तो क्या होगा। सिर्फ आमिर नहीं, शाहीन शाह, आपके जो फ़हीम अशरफ है, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली अब तक आखिरी 3 मैचों में। जो आपके वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उस्मान खान चिनवारी आखिरी 3 मैचों में वो विकेट लेस रहे हैं। तो ये ऐसी इंडिकेशंस हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इस टीम के लिए। और जो सबसे बड़ा इस टीम का कंसर्न है कि मसला ये है कि अभी तक ना तो कोच मिकी आर्थर, ना ही आपकी चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक, उनको तो लगता है सिवाय इमामुल हक के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिकी आर्थर अपने प्लेयरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंज़मामुल हक चाहते हैं कि सिर्फ किसी ना किसी तरह इमामुल हक के 15-14 मैच गुजार दें और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन जाए। इस तरह आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे तो सही नहीं जाएंगे। लेकिन यही मुझे एक बात बताएं कि एक बड़ा एक कॉमन सा एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में मीडिया वाले जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी टीम को, प्लेयर्स को रगड़ते हैं और बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और एक कॉमन जो एक जनरल परसेप्शन एक जो चीज़ आ रही है सामने वही आ रही है कि इस टाइम के वर्ल्ड कप सर पे आ गया, अब जो भी टीम है वो यही है, यही वही 15-20 लड़के हैं, तो इस टाइम के हम उनको सपोर्ट करें क्योंकि और मतलब उतना टाइम नहीं है। तो यू अग्री विद दिस, मतलब ये जो एक आर्गूमेंट पेश किया जाता है? मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन मेरा ख्याल है हर बार ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि वहीद खान साहब ये इस टीम के साथ नहीं हो रहा, इससे पहले भी होता रहा है। और अगर आप देखें तो 1987 वर्ल्ड कप, 1992 वर्ल्ड कप, 1996 वर्ल्ड कप, 1999 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप, ये वो वर्ल्ड कप थे जिसमें सिर्फ 10-11 खिलाड़ी तो आपको पता थे कौन होंगे, सिर्फ 3 या 4 खिलाड़ी ऊपर नीचे होते थे। आप ईमानदारी के साथ मुझे बताएं कि 2015 वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी हैं, आप बता दें कि वो 2015 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी क्या 2019 वर्ल्ड कप के क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं? बिल्कुल भी नहीं उतरते। और मैं आपको आपके लास्ट शो में कहकर गया था कि अहमद शहजाद और उमर अकमल की टीम में वापसी हो रही है, पूरा डिपेंड करेगा पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी। अब उनके हाथ में सारा गेम है, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर जो है बिल्कुल ओपन है, कहीं से भी उमर अकमल इस टीम में आसानी के साथ जगह हासिल कर सकते हैं। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। यही है, एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, वकास हैं जी। वकास साहब क्या कहना चाहेंगे? वासलाम, जोर से बोलिएगा वकास साहब, की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, मोहम्मद आमिर को कहना मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? मोहम्मद आमिर को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल शायद उनको मौका मिले कि थर्ड वनडे में उनको मौका शायद। टेस्ट के अलावा मोहम्मद अब्बास को वनडे में क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं ऐसे इसके ऊपर। मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, लेकिन यही बात यह है कि
जैसे आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर ओपन है, लेकिन जब आप कहते हैं ओपन है तो इस वक्त तो जो मिडिल ऑर्डर है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड 3 मेन प्लेयर्स, बाबर आजम, 2 आपके सीनियर प्लेयर्स हैं शोएब और जिसका नाम है अपना हफीज़, और फिर लेट्स नॉट फॉरगेट हारिस सोहेल भी जब वापस आते हैं तो फिर वो भी ऑटोमेटिकली आएंगे। तो फिर कहाँ जगह आपको नज़र आ रही है? हारिस सोहेल मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर होंगे, और हारिस सोहेल मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी वापस आ पाएंगे, और हारिस सोहेल को आप रखेंगे तो फिर आप इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि वो ऑन एंड ऑफ ही रहेंगे। तो मिडिल ऑर्डर तो आपको ओपन है, और ओपनर का स्लॉट भी आपके लिए ओपन ही है, क्योंकि तीनों ओपनर्स एक ही डायमेंशन के ओपनर्स हैं। फ़खर जमान से रन हो नहीं रहे, शान मसूद पानी में उतरेंगे उनको गहराई का पता चल जाएगा, और 1-2 मैचों की बात है उनकी कि वो इस टीम के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि नो डाउट बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने टेस्ट इनिंग खेली है, सिर्फ ये कह देना वहीद खान साहब कि वो दूसरों से अच्छा खेलें, ये क्राइटेरिया नहीं है। अगर एक आदमी 40 करता है ओपनर की हैसियत से, 50 करता है, तो उसको 50 को 100 में कन्वर्ट करना चाहिए। शान मसूद नहीं कर सके, इसका सीधा मतलब यह है कि वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आप, अच्छा ये एक और कॉलर जी पेशावर से कॉल है, कौन साहब? वासलाम जी। वहीद भाई, शहजाद अस्कर हूं पेशावर से। जी शहजाद साहब, क्या पूछना चाहेंगे शहजाद साहब? मैं यहिया भाई से आज करना चाहता हूँ। यहिया भाई उस इमामुल हक पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ठीक आप है। चेक करें तो उसकी वनडे की 4 मेरे ख्याल में सेंचुरियां है, कोई 4-5 फिफ्टियां है, तो ठीक। इतने मैच तो वो नहीं खेले, तो उसकी परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह अच्छी है, और वो ठीक है। यहिया भाई इस पर भी तनकीद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक ठीक ठीक, यही आप क्यों तनकीद कर रहे हैं इमामुल? चलें अच्छा हुआ बहुत, देखें हम तो अपना ओवर। अच्छा एक और कॉलर हम लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कौन साहब कहाँ से? हेलो जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद इकबाल मियां चन्नू से बात कर रहा हूँ सर। मियां चन्नू से इकबाल साहब। जी इकबाल साहब क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल। हेलो इकबाल साहब, ये आपका टीवी जो है ना आपने मतलब ऑन किया हुआ है, तो या तो आप टीवी बंद करें वरना फिर मुश्किल हो जाएगा आपका मतलब आवाज़ थ्रू होना है। ये भी एक बड़ा मसला है भाई। एनीवे ये आप ये क्यों तनकीद करते हैं भाई इमामुल हक के ऊपर? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा 60 सवाल का उसका किया। एवरेज है बिल्कुल, वनडे का, बहुत अच्छा पहले सवाल वनडे किया। में उसने 80 रन बिल्कुल कर दिए। बहुत अच्छा सवाल किया, और हम तो अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, क्योंकि हम क्रिकेटर नहीं हैं, तो हम तो आदादो शुमार पे बात करते हैं, हकाइक पर बात ठीक करते है हैं। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे सामने उन्होंने शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू पर 100 किया था। ठीक है। लेकिन उनकी अगर बड़ी टीमों के खिलाफ कारकर्दगी आप उठाकर देख लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ टोटली फ्लॉप, इंडिया के खिलाफ एशिया न्यूजीलैंड कप के में खिलाफ तो उन्होंने मतलब कितने मैच 4 मैच खेले, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ यूएई में खेले, 2 न्यूजीलैंड में वो खेले। ओके, और चारों एक में मैच नहीं रन हुए। बिल्कुल उनसे रन नहीं हुए। एक मैच में तो वो भाग गए थे, 1 घंटा पहले नहीं, आधा घंटा पहले, जब कप्तान टॉस करने के लिए जा रहे थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। अब ये जो है ना, ये जो आपने जुमला बोला ना भाग गए थे, जी, बिल्कुल। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हाँ, जुमला है। नहीं, controversial आप नहीं, मतलब मैं- ये कह रहे हैं हाँ। कि एक प्लेयर मतलब भाग्य से क्या मैं मतलब? आपको ये बताऊं कि ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर ने कहा कि ये डरपोक प्लेयर है, उसको आइंदा पाकिस्तान से कंसीडर नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। और उस मैच में साहब आपको- ये मिकी जी, आर्थर ने मिकी कहा, आर्थर ने ये कहा, लेकिन उसके बाद से तो वो खेलते आ रहे हैं नहीं, इमामुल हक। तो बात दरअसल ये चीफ सिलेक्टर है ना, चीफ सिलेक्टर की बात नहीं तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी मिकी आर्थर की चलती है, देखिए ये इसलिए होगा चीफ सेक्रेटरी की तो वहीद खान साहब, चलती नहीं। इसलिए होगा ये कि आप सारी 1.5 घंटे की आपने ड्रेस की टीम के साथ 11th आवर पे आपने कप्तान से आके कहा कि मैं नहीं खेल रहा, और आप कोई इंजरी नहीं अपनी बता रहे, ठीक है। उस मैच में अगर आपको याद हो फ़हीम अशरफ ने इनिंग का आगाज़ किया था। जी जी जी। और उसके बाद अगर इमामुल हक की आप परफॉर्मेंस देखें तो जिस सीरीज़ में 515 रन किए हैं गुज़िश्ता साल फ़खर जमान ने, उस सीरीज़ में इन्होंने भी रन किए। जिम्बाब्वे वाली श्रीलंका की परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे वाली परफॉर्मेंस, और मैं अब इस बात पे बहरहाल छोटा मुंह बड़ी बात वाली हो गई, इन्होंने फर्स्ट मैच में सेंट जॉर्जेस पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में 86 किया, मेरे ख्याल है सीरीज के पूरे रन कर लिए इन्होंने। अगले 3 मैचों में ये तो आपको ज्यादती कर रहे हैं। नहीं ज्यादती नहीं, जो मतलब एक तो आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि आप कह रहे हो भाग गया, ये बड़ी ज्यादती ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता जेन्युइन इंजरी हो। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ड्रेसिंग रूम से बात है, जो ड्रेसिंग रूम की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रेसिंग रूम में ये बात हुई, मिकी आर्थर ने ये कहा, और उसके बाद वापस आ गए थे इमामुल हक। तो ये सिचुएशन तो मिकी आर्थर बहुत हल्के निकले फिर, नहीं, अगर मिकी उन्होंने ये बात की कि मैं ये कभी नहीं खेलेगा। देखिए मिकी आर्थर तो बहुत बड़े अदाकार हैं, मिकी आर्थर तो बहुत बड़े, कल आपने लास्ट मैच में भी उनको देख लिया, फौरन उन्होंने जो है एक्शन देना शुरू कर दिए, और पता नहीं शायद उनके कानों में जो है मेरे ख्याल है आपकी तरह हैंड्स फ्री लगी हुई है, या उनको बता दिया जाता है, जोर से आवाज़ आ जाती है कि जी आपके ऊपर कैमरा आ गया, वो सारे एक्शन देने लग जाते हैं। लेकिन यही मैं जरा कॉल ले लूँ, लाहौर से एक और कॉलर है। कौन साहब बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा कि उमर अकमल के मुतालिक कि उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा?
उमर अकमल के मुतालिक खिलाया क्यों नहीं जा रहा? जी, खिलाया क्यों नहीं जा खिलाया रहा? वो टीम में ही नहीं है शायद साहब, वो टीम में नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर जो है अपना वर्ल्ड कप के लिए तो तैयारी करनी है ना। ठीक तो है। आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए आपको। ओके ओके ठीक है शायद साहब। वो हम एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब? सर उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, आज लाहौर से बड़ी कॉल्स आ रही हैं। जी उमर साहब। मैंने सर पूछना था अजहर अली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा वनडे में? वनडे में तो रिटायर हो गया ना, मतलब उमर साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट अपनी कर दी ना वनडे से, तो वो ऑब्वियसली बात है जब रिटायर हो और गए तो अब्दुल रज़ाक तो सर्दी अब एक्सपर्ट बन गए। अब तो वो T20 भी बड़ी मुश्किल से उनसे खेला जा रहा है, लेकिन बहरहाल उमर साहब T10 नहीं खेल रहा। हाँ, लेकिन कमिंग बैक टू जो हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सी ज़्यादती नहीं है? मतलब यही है कि अगर इमाम सिर्फ क्योंकि वो रिलेटेड है इंजमाम से, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है, क्योंकि अगर हम दूसरों की परफॉर्मेंस देखते हैं इस टीम में तो लगभग सेम ही है ना। मतलब कोई ऐसा इमाम इतना ज़्यादा तो बुरा नहीं खेल रहा। और आपको याद होगा टेस्ट में भी आयरलैंड के खिलाफ जो वन ऑफ मैच हुआ था, गालिबन अब थे भी थे शायद उस मैच में, उसमें से सेकंड में मैच विनिंग इनिंग्स खेल के जिताया था पाकिस्तान को। कैच तो छूटता है उसमें, तो प्लेयर का वो नहीं है ना। लेकिन अ प्लेयर हु इज प्लेइंग एट एवरेज ऑफ 60 समथिंग 50 प्लस पे जो खेल रहा है, देखिए वहीद खान साहब, आपने हमसे ज़्यादा दौरे किए हैं, आपने हमसे ज़्यादा क्रिकेट को कवर किया है, जो हकीकत पसंदाना बात है जिसको एडमिट करना चाहिए। अगर इतनी क्रिकेट आप खुर्रम मंजूर को खिला देते, फवाद आलम को खिला देते, तो वो भी परफॉर्मेंस दे देते, जो सबसे बड़ी और आम बात है। नहीं खेली। देखें, बात दरअसल ये लोग ये बात करते हैं, लोग ये बात करते हैं कि जी इन्होंने इतने मैच खेल लिए, इन्होंने इतने मैच खेल लिए। खुर्रम मंजूर का डेब्यू 2008 का है। फवाद आलम आई थिंक मेरे ख्याल 2007 में आए थे और वो डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस देकर आए थे। एक मैच खिलाते हैं, अगले 12 महीने इंतजार करते हैं, अगला मैच खिलाते हैं। 10 साल में खुर्रम मंजूर ने 15 के करीब टेस्ट मैच खेले हैं। देखें, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, बड़ा फर्क होता है। हर मैच में आपकी अगर कमबैक इनिंग तो आप किस तरह करेंगे। खुर्रम मंजूर के साथ तो आप जो है इस बात के गवाह होंगे, जब 2010 में उनको होबार्ट में टेस्ट मैच खिलाया गया, 7वें नंबर पर उनको खिलाया गया, वहां पर भी उन्होंने 77 कर दिए, और आपने इंग्लैंड के टूर में उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के रख दिया। क्या कोई 77 करके बाहर होता है टीम से? तो आप मुझे बता दीजिए। और फिर मोहसिन हसन खान साहब ये कहते हैं कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। कहते हैं कि खुर्रम मंजूर के साथ ज्यादती हो रही है। उनको निकालने वाले मोहसिन हसन खान साहब थे, जो श्रीलंका में जाकर इंग्लैंड की टूर की मीटिंग करके आ गए थे। ये कह रहे हैं यही है कि इमाम को इस चीज का एज मिल रहा है कि उसको पता है कि उसको चांसेस मिलेंगे, चाहे वो रन करे या ना करे। ये आप कह रहे हैं। इमाम नहीं, बाबर आजम के साथ भी मुस्तकबिल में यही होने वाला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम को जिस तरह दिल से लगाकर खिलाया जा रहा है, कप्तान बदलेगा, कोच बदलेगा, मैनेजमेंट बदलेगी, अगर उन्होंने बाबर आजम को ऊपर नीचे किया, जितने भी टैलेंटेड हो वो पता चल जाएगा कितने पानी में आप हैं। ठीक है, उन्होंने वनडे क्रिकेट में फास्टेस्ट 1000 किए, T20 में फास्टेस्ट 1000 किए, लेकिन जिस अंदाज में उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है, लोगों ने बात की कि जी बाबर आजम ने टेस्ट में 250 कर दिए, बड़ी शानदार इनिंग खेली, डेल स्टन को 10 चौके मार दिए, लेकिन कुछ हकीकत पसंदाना आप बात करें, 3 चौके उनके इनसाइड एज हो गए, 2 उनके स्लिप के ऊपर से निकल गए, फिर 2-3 तो वो मार ही देंगे। कौन सी ऐसी इनिंग है उनकी 6 में? आप मुझे बताइए कौन सी? वही था, सिर्फ एक आखिरी बात पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी इनिंग है जिसमें उन्होंने 90 गेंदें खेली हैं? मुझे बता दें, क्या टेस्ट में ऐसे बैट्समैन बनते हैं आपके? देखिए, टेस्ट में तो जहाँ तक आप बात करते हैं यही है, तो टेस्ट में तो ये प्रॉब्लम सबके साथ ही है ना। कोई इट्स नॉट ओनली विद इवन असद शफीक और अजहर अली, जो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो भी स्ट्रगल। अजहर अली ने तो आज कह दिया ना, वहीद खान साहब, अजहर अली ने तो आज पहली दफा इस बात को बवांगेदार एडमिट किया है कि उनके नी जो है उनको रुकने नहीं दे रहा, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है, नी लॉक हो जाता है। हाँ, उसके साथ प्रॉब्लम अजहर अली जब अपने आप को स्टे नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा उनका मसला। लेकिन मुझे ये बताया यही है कि मतलब ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि जी इंजमाम की वजह से इमाम खेल रहा है, ठीक है, नहीं अभी भी आपको शक है कि अभी भी खेल रहा है? नहीं, मुझे शक है, बिल्कुल मुझे शक है। ये जरूर हो सकता है कि एक दफा इंजमाम ने बोला हो, वो सिलेक्ट हो गया हो, लेकिन उसके बाद तो वो अपने अगर वो नहीं रन करेगा तो नहीं खेल सकता। मुझे एक ईमानदारी से बात बता दें वहीद खान साहब, अगर इमामुल हक शान मसूद होते और शान मसूद इमामुल हक होते, जो टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस रही है, कौन पहले खेलता? इसका जवाब दे दें आप मुझे। ये अब मैनेजमेंट बता सकते नहीं, आप भी मुझे जवाब दे देना, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं। कहते हैं ना कि जिसकी फॉर्म लगी हो उसको सबसे पहले आपको चांस देना चाहिए। इमाम को देखे वनडे में इसलिए खिलाया उन्होंने क्योंकि इमाम का पिछले वनडे का रिकॉर्ड अच्छा चल रहा है, तो उस बेसिस पे उन्होंने उसको खिलाया। लेकिन हालिया चीजों को आप मद्देनजर रखते हैं ना वहीद खान साहब। वैसे इंतजाम क्या करने के साउथ अफ्रीका, मतलब देखें, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इंजमामुल हक साहब जो हैं वो शायद इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं और आ जाएंगे वो 3 मैचों के बाद, या पता नहीं रुक जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं
कि वो इस ड्रेसिंग रूम के साथ रहना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2019 में। अच्छा। क्योंकि जिस अंदाज में वो इस टीम के साथ जाके एसोसिएट हुए हैं और पहला मैच जीत गए थे, सीने चौड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ एक मैच जीतने के बाद जो है मिठाइयों के डब्बे खुल जाते हैं और एक मैच हारने के बाद जो है मिठाइयों की दुकानों के शटर गिरा दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला है कि इंजमामुल हक अपने आप को इंजमामुल हक अपने आप को देख रहे हैं इस रोल के अंदर कि आप जो है वो 2 महीने के पैसे एडवांस में दे देंगे ग्रांट फ्लावर को, बोलेंगे भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। तो इंजमामुल हक चाह रहे हैं कि ज़रा लंदन की कार्डिफ एज ए बैटिंग कोच, वो एज ए बैटिंग कोच ठंडी हवाओं को एंजॉय कर लें। वो जाते भी है ना हर साल, तो इस बार भी चले जाएंगे पीछे। देखिए यार, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो पे आए थे आपने बोला कि उमर अकमल की वापसी होगी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इंजमाम बैटिंग कोच के पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। पॉसिबल मैं कह रहा हूं, ये मेरी जाती राय। ये दोनों चीज़ें हमने जहन में रखनी है, क्योंकि आपने जो उमर अकमल वाली बात की थी उस पर बड़े भाई लोगों के व्यूज़ आए। उन्होंने कहा कि ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उमर अकमल की वापसी नहीं, मुझे आपको पता है किसका फोन आया? हाँ। शो के बाद आपने जब क्लिप लोड किया, मैंने उसको रीट्वीट किया, कामरान अकमल मुझसे नाराज़ हो गए। ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा यार भाई हम तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपने इस तरह की बात कर दी, और आप बताएं हमने कब सरफराज के साथ ज्यादती की। मैंने कहा यार आप शो कर लेते हैं, इस पे निकाल लेते हैं अब्दुल रकीब की रिपोर्ट जिसमें कहा गया, और पुरानी कहानियां निकाल लेते हैं। कहने लगा नहीं आप निकाल लें और आप अब्दुल रकीब को भी बुला लें। अब्दुल रकीब आपको लगता है आएंगे ऑन ईयर? अब्दुल रकीब वैसे ही बच बचा के चल रहे हैं। तो ये तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है 2010 की कि कामरान अकमल कैसे खेले थे और सरफराज अहमद किस तरह डेब्यू करके आए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि खेलेगा तो सरफराज खेलेगा। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर यही जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हम बात कर रहे थे शजील खान के वकील शगान इजाज से, और यहिया हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शगान साहब हमारे साथ थे मतलब लाहौर से, मतलब लेकिन उनसे एक सवाल रह गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, तो उनको मैं फिर से हमने उनको ऑडियो पे लिया है। और शगान साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच शगान साहब, आपने मतलब फिर यू आंसर्ड अ कॉल। शगान साहब एक सवाल बस मैं आपसे पूछना चाह रहा था विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया बोर्ड को, इस एप्लीकेशन में जो 5 चार्जेस लगाए गए थे शर्जील के ऊपर, जो 5 चार्जेस लगाए गए हैं, हैज़ ही एक्सेप्टेड एनी ऑफ दिस चार्जेस इन दैट एप्लीकेशन? हैज़ ही सेड कि हाँ जी ये चार्ज सही लगा है मेरे ऊपर? देखिए ये तो अल्फाज के ऊपर है कि अल्फाज का क्या इस्तेमाल है, लेकिन हाँ इसमें एप्लीकेशन में ये जरूर कहा है कि ये जो पीसीबी ट्रिब्यूनल का फैसला है और जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर का फैसला है, इन फैसलों को तस्लीम किया है। तो उसका मतलब तो फिर यही हुआ कि करने से मुराद यही है कि आप ठीक है। थैंक यू वेरी मच शगान साहब, दैट इज ऑल आई वांट टू कंफर्म। थैंक्स अ लॉट। मेरा ख्याल है आप ये भी एक्सप्लेन कर दें वो 5 चार्जेस क्या थे, ताकि सुनने वाले और देखने वाले जो हैं हाँ ये इनको मतलब मैं बता देता हूँ कि ये मैंने सवाल इसलिए किया था इनसे क्योंकि जो चार्जेस लगाए गए थे शर्जील पे वो 2.1.1 था, फिक्सिंग और इन्फ्लुएंसिंग इम्प्रॉपरली द रिजल्ट ऑफ अ मैच। दूसरा चार्ज था 2.1 क्लॉज 2.1.2 ensuring betting the occurrence of an incident in a match। फिर था 2.1.3 seeking, accepting, offering or agreeing to accept bribe oblique reward to fix or ensure betting। 2.4.4 failing to disclose corrupt approaches to PCB's VSD। 2.4.5 failing to disclose to PCB's VSD any incident ब्रीचिंग पीसीबीज एंटी करप्शन कोड। तो मतलब जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली बात है जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, जब फैसला एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चार्जेस हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, लेकिन कमिंग बैक टू ये जो मतलब इस वक्त हालिया जो पोजीशन चल रही है इंजमाम का, आप कह रहे हैं यही है कि ही इज़ इंटरेस्टेड कि बैटिंग कर सकती है। अच्छा, आसिफ इकबाल का मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा है कि जी जो हम प्लेयर्स को तो हम हमेशा ही हम उड़ाते रहते हैं, लेकिन जो कोचेज़ हैं और जो और लोग हैं उनका क्यों नहीं एहतसाब होता है? तो उनका कैसे एहतसाब कर रही है ये, मतलब क्योंकि कोचेज़ तो आते हैं, अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो वो चले जाते हैं छोड़ के बस, फिर तो उनका कैसे एहतसाब हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि नो डाउट आसिफ इकबाल पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आसिफ इकबाल की बात को अहमियत देता है?
नहीं, लेकिन मैं मतलब क्रिकेट जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं वो तो इस चीज़ से अग्री करते हैं ना, इस चीज़ से वो भी जानना चाहते हैं कि नहीं, वो क्या तो पाकिस्तान क्रिकेट coaches बोर्ड को- का बड़ा सिंपल फार्मूला है। हम तो यही बात करते रहते हैं, मिकी आर्थर की कोचिंग में इतने मैच, इंजमामुल्ला कितने अरसे से हैं, 2.5 करोड़ रुपए आप सिलेक्शन कमेटी को दे रहे हैं, फला कोच को इतने पैसे दे रहे हैं। वो कहते हैं जी हम खिलाड़ियों की तो हर सीरीज़ के बाद जो है वो परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, उनका जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, डिमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन ये जो कोचेस का मामला है, इस तरह मैच टू मैच इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ नहीं दे सकते, ये हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनको टाइम चाहिए होता है। तो ये एक तो डबल मिकी स्टैंडर्ड काफ़ी टाइम मिल गया। और मिकी आर्थर, ये तो आपको पता है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट फ्लावर भी बोर्ड बहुत की टाइम मिल पहली गया। चॉइस नहीं ग्रैंड फ्लावर तो वर्ल्ड कप 2015 में भी थे। अब जरा कोई पूछे ना कि ग्रैंड फ्लावर इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं भागने के अलावा, सिर्फ वो भागते रहते हैं ग्राउंड के अंदर और बस। यानी कि वन वर्ल्ड कप तो बड़ा लकी कोच है जो पाकिस्तान क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप कर ले। जी हाँ, ऐसा तो बहुत रेयरली होता है। नहीं नहीं, इंतखाब आलम से बड़े तो नहीं, नहीं, इंतखाब आलम। इंतहा आलम तो मतलब वो 92 के बाद फिर 2009 में आया था ना, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली चल रहे हैं टीम के साथ भाई। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ तो आपको अच्छा कर रहे deliver होंगे ना, किया। यही है जो अब तक चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो करते क्या है इस टीम के साथ। शुएब मोहम्मद आए थे कुछ दिन पहले मेरे शो में, तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा भाई बात दरअसल है, गोरों को आपकी साइकी का पता होता है। बात दरअसल ये है कि आपको वो कोच ही नहीं चाहिए जो आपको टेक्निक बताए, जो आपको बताए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। थ्रो डाउन बहुत अच्छी करते हैं और ये प्लेयरों को बड़ी लंबी लंबी प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि इनके बाजू बड़े मजबूत हैं। हमारे वाले तो कहते हैं कि यार वो फलां लड़के को बुला लेते हैं, इसकी सियासत में पड़ जाते हैं, उसके साथ खाना खाने ये चले लगे जाते रहते हैं, हैं अपने throw down पे। डेली अलाउंस को बचा लेते हैं। लेकिन वो अपने काम से सिंसियर हैं, वो 2-2 घंटे जो है वो प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद तो फिर सारा टाइम अपना ही है ना, तो वो ग्राउंड में पूरा टाइम लगाते हैं। बात दरअसल ये शोएब मोहम्मद का कहना ये था कि आप ये नेट के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस चाहे 6 घंटे कर लें, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने थ्रो डाउन के लिए ग्रैंड फ्लावर को रखना है तो यार पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। नहीं, ये कैसे शोएब मोहम्मद ने कहा कि 6 घंटे भी आप नेट्स कर लें तो कोई फायदा नहीं हो? उनका कहना यह था कि आप सीख नहीं रहे ना, अगर आप सिर्फ अकेले लगे रहें, अगर आपको कोई आपके मेंशन नहीं करे कि आप ये गलती कर रहे हैं, ओके, उस आप सेंस एक में। इनिंग में आउट हुए तो आपको उस आके सेंस में। बताया जा रहा है शॉर्ट बॉल पे कैसे खेलना ठीक है। है। आपको प्लान फिर वैसे ही करना है ना। जैसे यूनुस खान का कहना यह था जो कोचिंग का असल कॉन्सेप्ट है वो टाइमिंग है कि जब आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो आप ये बनाएं कि यार ये हमने इतने घंटे में ये ड्रिल करनी है, इतने घंटे में ये ड्रिल करनी है। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का काम है, यूनुस खान जी ठीक है, कहते हैं। ठीक तो है। टाइम मैनेजमेंट वो कहते हैं हमारे लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हमारे लोग अपनी सियासतों में पड़े रहते हैं। ये जो गोरे होते हैं ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बहुत करते हैं। अच्छा करते हैं। हाँ, ये तो बात है, टाइम मैनेजमेंट तो खैर बहुत अच्छा करते हैं। जो वुमेन्स टीम के साथ गोरे हैं वो भी बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर रहे नहीं, हैं। अब आप गोरे, आप उनकी भी सुन लें। आप वो क्या? जो आप उनमें गोरे क्या कोच की बात कर रहे हैं कि जलालुद्दीन, 2 लड़कियां हैं, मार्क रामीन पोल्स? शमीम, हाँ, रामीन शमीम बेस्ट ऑलराउंडर, 9 विकेटें उन्होंने ली अभी स्टेट बैंक पे जो टूर्नामेंट वो कैप्टन थी एक टीम की। और माहम तारिक, पहले माहम तारिक को ये कहा गया वर्ल्ड कप से पहले कि जी आपकी एक आंख जो है ना वो कमजोर है और एक आंख आपकी ठीक है, हाँ, उनको ये टीम मैंने से भागा। उसके बाद अब उनको जो है कहा गया कि जी इनकी फिटनेस ठीक नहीं है। उसने टूर्नामेंट के हर मैच में 10 ओवर किए हैं, उसकी 8 विकेटें टूर्नामेंट में, फास्टेस्ट पाकिस्तान की बॉलर है, उसको आपने टीम में नहीं रखा। रामीन शमीम के बारे में कहना जी फिटनेस इनकी अच्छी नहीं है। जलालुद्दीन इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी दोनों डिजर्व करती हैं, दोनों को टीम के साथ होना चाहिए था, लेकिन कप्तान और कोच कहते हैं कि जी इस तरह टीम में नहीं आ सकते खिलाड़ी। अब किस तरह आएंगे मुझे बताइए। मतलब फिटनेस लेवल, फिटनेस बड़ा एक इशू नहीं, आप टूर्नामेंट अगर खेल रहे हैं, हाँ। अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो फिर और क्या करें आप परफॉर्मेंस देकर, जो पाकिस्तान क्रिकेट का भी अलमिया है। असल में एक वजह ये भी तो है ना, यही है कि आपका जो बोर्ड का सेटअप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बात यह है कि मैं वही बार बार कहता हूँ कि आपका बीच में कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो, वाज़े तौर पे ज़्यादती की जा रही हो या गलत डिसीजन लिया जा रहा हो सेलेक्टर्स की तरफ से, चाहे मेंस में हो, वुमेन्स में हो, अंडर 19 में हो, जूनियर पे हो, तो वो किसी तरीके से मतलब सवाल जवाब हो उन लोगों से कि भाई आपने किया कैसे ये, या हमें आप लॉजिक दें इसकी। ठीक है, मुझे बताएं वो ना, चीज़ ही नहीं है, तो आप इतना मुझे बड़ा ये वैक्यूम बताइए, है तो खत्म हो गई बात। उमर अकमल आपके पास अब हो सकता है एक वसीम इतनी खान बड़ी साहब आ मिसाल- रहे हैं एमडी, हो सकता है कि वो वैक्यूम वसीम खान साहब जो आ रहे हैं वो काम जो सुभान अहमद नहीं कर सकते, वो वसीम खान के कंधे पर रखकर होगा। और वसीम खान ने पहले ही कह दिया कि 900 से ज्यादा जो मुलाजमीन है वो बहुत ज्यादा है। और वसीम खान का जो ये तो एहसान मानी ने भी कहा था, एहसान नहीं, मानी ने लेकिन भी कहा था आपको कि पता है ना बहुत कि जो ज़्यादा आपका कल्चर है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट गोरे बहुत अच्छी करते हैं। 3 साल का मुआहदा है वसीम खान का, 7 करोड़ रुपए वो लेकर जाएंगे पाकिस्तान ठीक क्रिकेट है। बोर्ड से। वसीम खान का जो बेसिक काम है, हाँ। हारून रशीद ट्रबल और शूटर। ये जो आपके ये जो और जिनकी हम बार बार बात करते हैं, हारून रशीद हो गए, शफीक पापा हो गए, अली जिया हो गए, मतलब इन सबको बेसिकली फारिग उनका करने में काम आ यह है गए। कि इनको वो फारिग करेंगे। ओके, बेसिकली वो ये टास्क लेकर आ रहे हैं। ये काम ठीक सुभान है। अहमद साहब नहीं करवा सकते ठीक थे। है, ठीक ठीक है, है, क्योंकि ठीक है, सुभान अहमद आजकल ये कहते फिर रहे हैं कि जी मेरे पास तो अब कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है पावर कॉरिडोर इधर बहुत ज्यादा है। फिर दूसरी तरफ आपने आपके चेयरमैन एहसान मानी साहब को जो है आपने जो है टास्क टीम का भी सरबराह बना दिया। क्रिकेट बोर्ड उनसे संभल नहीं रहा है। 40 फेडरेशन में अभी तक आपको पता है कि जुलाई से कोई पैसा गया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक नया गेम खेला है। और वो जो आपकी बैनुसूबाई राब्ता की वजीर है फहमीदा मिर्जा साहिबा, वो कहती है हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं है। नहीं, लेकिन हॉकी में तो सुना ये है कि जो सुना क्या है, जो कंफर्म है वो ये है कि खोखर साहब को कह दिया गया था कि भाई आप रिज़ाइन करें, तो उन्होंने
उनको एक बहुत बड़ी शख्सियत बैक कर रही है, तो वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसका सिंपल तरीका ये निकाला, उन्होंने कहा ठीक है जब तक आप बैठे हुए तो हम आपको गारंटी नहीं तो वो देंगे। भी तो खेल रहे हैं, उन्होंने कैसा पावर, ये जो बेसिकली टास्क फोर्स है ये बेसिकली अपने ऊपर से कंधों पर से चीजें हटानी है, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर प्राइम मिनिस्टर को फोन चला जाता तो वो कैसे मना करते। उन्होंने एक टास्क टीम बना दी है और हॉकी के चक्कर में बाकी भी लटक गए। सब लटके हुए। आज स्नूकर वाले भी रो रहे थे कि हमें भी पैसे नहीं मिले और ये नहीं हुआ, अल्लाह ही पता जानता क्या हुआ। हॉकी का तो वैसे बहुत बुरा हाल है। एनीवे टाइम हो गया हमारा ख़त्म। या थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपके साथ वही वाला मसला होता है कि बहुत कम टाइम होता है, थोड़ा सा कम से कम आपके साथ बैक टू बैक 2 शो होने चाहिए, फिर सही चीज़ें निकलेंगी। एनीवे ये हमारे हफ्ते का आखिरी शो था। अब मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे जी स्पोर्ट्स में, और उस वक्त तक काफ़ी मतलब पाकिस्तान के मैचेस भी हो चुके होंगे, नए इशूज़ भी आ चुके होंगे, हो सकता है सरफराज का फैसला भी आ चुका हो, हॉकी में पता नहीं क्या कुछ नहीं हो चुका होगा, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। तो मंडे को आपसे मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।